बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान की फजाओं में एक तूफान उठ रहा है जिसकी लपेट में न सिर्फ तेहरान के बाजार और सड़कें दिखाई देती हैं बल्कि पूरे मुल्क की सियासी और मुआशी बुनियादें लरसती हुई दिखाई देती है। महंगाई और जिंदगी के बढ़ते हुए अखराजात के खिलाफ अवाम की एहतजाजी लहर अब खूरेज मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम में कम अज कम 6 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मगरबी ईरान के शहरों में हुई झड़पों ने न सिर्फ ईरानी मुआशरे की शिकन को बेनकाब किया है बल्कि हुकूमत के लिए एक संगीन इंतबा भी है कि अवाम की सब्र की पैमाइश खत्म हो चुकी है। लेकिन बादी नजर में यह मंजरनामा है जो रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन यह एहतजाज महज इक्तसादी बदहाली का मजहर नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी खेल का हिस्सा भी बनता दिखाई देता है। अमेरिका की धमकी और दबाव ने ईरानी हुकूमत के हर इकदाम पर साए डाल दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की लोडेड पॉलिसी ने इलाके में अदम इस्तेहकाम के नए इम्कानात को खोला है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी खामोश नहीं है, ईरान की अंदरूनी कमजोरियों का जायजा ले रही है और नई प्लानिंग के जरिए तेहरान की पॉलिसीज को दबाव में लाने की तैयारी हो रही है। इसका मकसद वाज़ेह है, ईरान को दाखिली बहरान में घसीट कर उसे आलमी सतह पर तनहा करना और उसकी दिफाई और इक्तसादी ताकत को कमजोर दिखाना। तेहरान की ताजरों की हड़ताल से शुरू होने वाला यह सिलसिला अब बड़ी यूनिवर्सिटीज के तलबा, आम शहरियों और छोटे कारोबारी मराकज तक फैला हुआ है। ईरानी मईशत मगरबी पाबंदियों के दबाव में मुसलसल सुकड़ रही है। रियाल की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 1/3 से ज्यादा कम हो चुकी है। महंगाई 52% तक है। ऐसे माहौल में जब अवाम की चीखें बुलंद हो रही हैं, हुकूमत की जानिब से सख्ती की धमकियां और बैनुल अक़वामी दबाव ने इस बहरान को एक मोहलिक कशमकश में तब्दील कर दिया है। इस प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे उन उमूर पर जहां ईरानी अवाम की सड़कों पर छलकती हुई नाराजगी, हुकूमत की मोहतात मगर सख्त कार्रवाई और अमरीका और इजराइल के खुफिया और खुले इकदामात एक दूसरे के साथ जुड़ के पूरे मशरक़ वस्ता के नक्शे को मुतासिर कर रहे हैं। तज्जिया करेंगे कि किस तरह दाखिली एहतजाज और बैरूनी दबाव की मिली जुली ताकत ईरान के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन कर रही है और यह कि हर हलाकत, हर फायरिंग और हर एहतजाज के पीछे आलमी ताकतों का क्या किरदार है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि मईशत में ख़राब कारकर्दगी, महंगाई के खिलाफ जो है वो इस वक्त अवाम सड़कों के ऊपर है, जिसमें कुछ हलाकतें भी हो चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से डायरेक्ट झड़पें हो रही हैं। अब एक तरफ इजराइल की मोसाद कहती है हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ ट्रंप कहता है हम लोडेड हैं, हाथ ट्रिगर के ऊपर है। क्या ये अंदरूनी महाजी है, अंदरूनी तौर पे इसे देखा जाना चाहिए कि ईरान के अंदर का मामला है, या फिर इसे बैरूनी सहूलतकारी मुयस्सर है? देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी रजीम चेंज हुई हैं पिछले 70-80 साल में, वो होती ऐसी हैं कि महंगाई के ऊपर कोई प्रोटेस्ट होता है, फिर उसके बाद फॉरेन एक्टर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और फिर रजीम वहाँ पे चेंज हो जाती है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई फेक न्यूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट होता है, इस तरह के यानी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के ऊपर ही प्रोटेस्ट होते हैं और उसके बाद वो टर्न करते हैं, फिर रजीम चेंज की तरफ जाते हैं। इसराइल ने अपने अज़ाइम कभी भी छुपा के नहीं रखे ईरान को लेके। उन्होंने जब राइजिंग लाइन किया था इस साल, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमारा मकसद यही है। राइजिंग लाइन जो ऑपरेशन का नाम रखा था वो इसी वजह से रखा था क्योंकि वो जो उनका किंग है उसको इंस्टॉल करना चाहते थे ईरान के अंदर, शाह पहलवी, उसका जो उसका एम्बलम था लॉइन का, उसी की वजह से उन्होंने उसका नाम रखा था। तो वो तो रजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान में और वो हर अपने उनके पावर और इख्तियार में जो भी एलिमेंट है उसका वो इस्तेमाल करेंगे ईरान के अंदर रजीम चेंज जो है उसको लेके आने के लिए। लेकिन अभी के जो ये प्रोटेस्ट हैं उसको आई थिंक अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि उसको इन प्रोटेस्ट में कितनी कैपेसिटी है कि वो ईरान के अंदर रजीम चेंज कर सकें। उनको आई थिंक हैंडल भी ईरान गवर्नमेंट कर रही है। जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा सेंसिबली अभी रिसेंटली कुछ देर कबल उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं प्रोटेस्ट के ऊपर और उन्होंने बड़ा सेंसिबली इसको लेके चल रहे हैं। तो जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि यस, आई थिंक कि इसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। मिडल ईस्ट के अंदर कोई प्रोटेस्ट हुकूमतों के खिलाफ ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो डेफिनेटली जब इसराइली खुद खुल के कह रहे हैं कि हम ये प्रोटेस्ट पे हम बैक कर रहे हैं और जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की भी बात की, तो इट शोज दैट देयर इज फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। क्या रजा शाह पहलवी वाला जो तर्ज हुक्मरानी है इसे एक मुतबादिल मॉडल के तौर पे मगरिब पेश करना चाहता है या मगरिब की वजूहात कुछ और हैं? देखिए, इसको मगरिब को आई थिंक पूरे को इस मामले में इन्वॉल्व करना या एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना वो तो शायद मैं ना दे सकूं कि शायद पूरा मगरिब ये चाहता है कि ईरान के अंदर रजा। हाँ,
इसराइल की ये ख्वाहिश है कि वो जो बादशाहत है या जो रजा शाह है उसको वापस लाके इंस्टॉल किया जाए। इवन अमेरिका टू सम एक्सटेंट, उसकी भी इसके ऊपर क्या राय है उस पर भी हम एक डिटेल में गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे लाके उसको इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि इसराइल को जरूरत है अपनी एक पपेट रजीम की ईरान के अंदर। और जहां तक आपने बाईस के निज़ाम हुकूमत की बात की है, तो कि ईरान के अंदर किसी ने वो देखा नहीं हुआ और उसको ग्लोरीफाई किया जाता। आमतौर पे आप ये देखेंगे जब मिडल ईस्ट के अंदर ही जब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ यंग टर्क मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी यहूदियों की जानिब से, तो उसमें भी किसी को पता तो नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ एक केओस था जो कि उन्होंने अपने एक्सटर्नल एक्टर्स की ख्वाहिश के ऊपर मुल्क में लेके आना था और उन्होंने वहां से खिलाफत को खत्म करना था। उसी तरह ईरान के अंदर भी इस वक्त जो मॉडल है उनको नहीं पता कि इन्होंने आगे क्या करना है। जिस तरह आप पूरी मुस्लिम दुनिया में देख लें, या इवन आप ये जो है जितने भी आजकल आप ये अरब स्प्रिंग वाला भी ये जो सारा मामला है वो देख लें, केओस और एनार्की तो इन्होंने शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद किसी को पता ही नहीं था कि हमने मॉडल जो है वो क्या लेके आना है। सो उसी तरह ईरान के अंदर भी टिपिकल वही मॉडल है, क्योंकि जब आप हटा देंगे, अगर ये हटाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी होंगे, अगर ये हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कोई ऑर्डर नहीं आएगा ईरान में, फिर केओस ही आएगा जिस तरह बाकी सारे के सारे अरब ममालिक में आए। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक तरफ मुलाकात होती है ट्रंप की बेंजामिन नेतन्याहू से, और उस मुलाकात के फौरन बाद जो है ये एहतजाज का मंजरनामा जो है ये वज़ा हो जाता है। अब वो एहतजाज तो चल रहा है वहाँ पे मईशत के खिलाफ और वहाँ पे तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ या गुड गवर्नेंस के खिलाफ, लेकिन मगरिब में पोर्ट्रे, मगरिब से मुराद अमेरिका में या इजराइल के मीडिया में पोर्ट्रे उसे इस तरीके से किया जा रहा है कि ये खामनाई के खिलाफ है, ये उसके तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ है, ये उसकी बादशाहत के खिलाफ है। तो क्या ये सिमिलरिटी और टाइम सिंकिंग ये किसी वजूहात के बायस है या फिर इसे हम हादसाती कह सकते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई है, उससे पहले एक महीने पहले से आपको शायद याद होगा कि इस्राएली मीडिया और इवन जो प्रो इसराइल अमेरिकन मीडिया है वो बहुत ज्यादा ऑपरेशन राइजिंग लाइन 2 की बात कर रहे थे कि इसराइल दोबारा ईरान के ऊपर हमला करेगा। अब ये अमेरिका ने पहले भी अवॉइड किया था। जब पहला उन्होंने इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, अमेरिका ने उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन अवॉइड की थी एंड तक, और फिर एंड पे आपको पता है वो B-2 बॉम्बर्स वाली एक फेस सेविंग दे दी। और अभी भी अमेरिका नहीं चाहता कि वो मजीद जंगों के अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन जाहिर है जो प्रेशर है एपैक का, जो इसराइली लॉबी विद इन अमेरिका अपनी जड़ें गाड़ चुकी है पिछले 100-150 सालों से, उनका बाकायदा तौर पे प्रेशर मौजूद है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की आपने ट्वीट की बात की है, आई थिंक इट्स अनदर डाइवर्जन या डिफ्लेक्शन है कि वो नेतन्याहू ने डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की होगी, उनके एजेंडा पे थी कि उन्होंने ईरान के ऊपर दोबारा उसने हमला करना है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये प्रोटेस्ट के ऊपर ट्वीट किया है, ये उसकी डाइवर्जन है, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए कोशिश लग सकती है। दिस इज हाउ ट्रंप फंक्शंस। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं ये जो है ये इंडिजिनस हैं या ऑर्गेनिक है। डेफिनेटली ईरान के अंदर आपने देखा है कि इसराइल की बहुत ज्यादा इनग्रेस इसराइली इंटेलिजेंस की मौजूद है, और इसकी जो टाइमिंग है वो कोइंसिडेंटल बिल्कुल भी नहीं है। ये इसराइल की जानिब से इंस्टिगेटेड हैं, और देयर इज एब्सोल्युटली, मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज, एक आपने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ी होगी 2026 के हवाले से, जिन खदशात का इहाता किया गया, जहाँ पे रशिया की नेटो के साथ वॉर की बात की गई, इजराइल ईरान वॉर को दोबारा शुरू करने की बातें की गई। उसमें क्या आप ये समझते हैं कि माइंड मैपिंग की जाती है दुनिया की कि इस तरह तो होना ही होना है, ये पहले से लिखा हुआ है, और उसी स्क्रिप्ट का ये तसलसल अब हम इस तरीके से देख रहे हैं, या फिर ईरान इजराइल की दोबारा जंग का मंजरनामा किसी और वजूहात की बुनियाद पे होगा, उसमें वाकई यूरेनियम की अफजूदगी बुनियादी उनसर होगा? देखिए, पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया जाता है। जितने भी स्कॉलर्स होते हैं उन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। इसमें सबकॉन्शियस एम्बेडिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो टाई कर देते हैं कि ये तो होना ही होना है और प्री डेस्टिन्ड ये चीजें आपके साथ होंगी, वो आंसर भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो ईरान इसराइल की वॉर है, देखें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दो ताकतें एट वॉर हैं।
वो जंग करती हुई आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन इस वक्त सबसे शदीद जो जंग हो रही है वो दो फोर्सेस के दरमियान में हो रही है। एक फोर्स वो है जिसको आप ये कह सकते हैं, जिसको आप प्रो वॉर कह सकते हैं, जो कहती है मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद जंगें होनी चाहिए, ठीक है। जो कहती है कि इसराइल की एक्सपेंशन होनी चाहिए, ग्रेटर इसराइल बनना चाहिए, उसके जाहिर है बनने के लिए जंगों की जरूरत होगी। ठीक है। जो कहती है ईरान पे इसराइल को हमला करके ईरान के अंदर एक अपनी मर्जी का पपेट रजीम लेके आना चाहिए, जो कहती है कि इसराइल को कतर और बाकी जो इस्लामी ममालिक है उन पे भी हमला करना चाहिए, और अमेरिका को अपने ट्रूप्स भेजने चाहिए मिडिल ईस्ट में कि वो इसराइल को सपोर्ट कर सकें। वो एक बड़ी ताकतवर लॉबी मौजूद है दुनिया में। वही लॉबी ये बात भी करती है कि यूक्रेन रशिया की जंग है, उसको मजीद फैलना चाहिए, उसको मजीद बड़ा होना चाहिए, यूरोप को इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि रशिया को तोड़ा जा सके। इसके मुकाबले में एक और लॉबी है, वो लॉबी ये कहती है कि जंगों को रुकना चाहिए, वो लॉबी पीस की बात करती है, वो स्टेबिलिटी की बात करती है, इस वजह से कि उनके इंटरेस्ट में है पीस और स्टेबिलिटी। अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जंग है, और इस जंग का जो महवर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो वॉशिंगटन है। ये दोनों ताकतें वॉशिंगटन में मौजूद हैं। एक को आप अमेरिका फर्स्टर्स कहते हैं और एक को आप नियो कंजर्वेटिव्स कहते हैं। सो इन दोनों के दरमियान में जो है वो जंग हो रही है। और ये जो वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल की आपने बात की, उसने सारे नियो कंजर्वेटिव जो प्लान, या वो रिचर्ड पर्ल अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट वाला जिसका टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट जिसने दिया था 2001 में वॉर ऑन टेरर से पहले, उस लॉबी के सारे प्लान्स को उसने डिस्कस किया है कि वो ईरान की जो जंग हो सकती है, रशिया की जंग फैल सकती है, मिडिल ईस्ट में और जंगें हो सकती हैं। इसके मुकाबले में एक और लॉबी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त अमेरिका में जो लॉबी पावर में है, जो ताकत में है, जो इक्तदार में है, वो अमेरिका फर्स्टर्स की है। ठीक है। वो लॉबी ये बात करती है कि जंगें नहीं होनी चाहिए और हमें बैरूनी जंगों से अपने आप को निकालना है। सो ये लार्जर गेम प्लान है जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है। लार्जर गेम प्लान है जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहा है, लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठेगा वो आने वाले दिनों के इकदामात बताएंगे। और ये जो दो धड़े हैं, इनकी आपसी जंग का अगर कोई नतीजा निकले तो हो सकता है फिर दुनिया का नतीजा निकल सके। बहुत शुक्रिया रबी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इंडिया के लिए बांग्लादेश में एक और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है, जहां तब्दील होता सियासी मंजरनामा नई दिल्ली के लिए बराह रास्त स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकता है, जिसमें हर कदम, हर बयानिया और हर फैसला अहमियत रखता है। अगर माजी पर एक नजर दौड़ाई जाए तो बांग्लादेश की सियासत तवील अरसे तक दो बड़ी जमातों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और अवामी लीग के गिर्द घूमती रही। हत्ता के फौजी हुक्मरान हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ जद्दोजहद में भी यही जमातें एक दूसरे के शाना बशाना खड़ी हो गई। इंडिया के लिए इस पूरे बंदोबस्त में सबसे अहम उनसर अवामी लीग थी, जिसके दौर में सरहदी ताउन, शिमाल मशरक की रियासतों में शोरिश के मामलात और इलाकाई रवाबित पर इंडिया को एक हद तक इत्मीनान हासिल रहा। अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। शेख हसीना इक़्तिदार से बाहर है, अवामी लीग अमली सियासत से गायब है, जिसके बायस पैदा होने वाले खला में नई कुव्वतें तेजी से जगह बना रही हैं। जुलाई 2024 में शुरू होने वाली इंडिया मुखालिफ तलबा तहरीक ने इसी खला को सियासी शक्ल दी और इस तहरीक से जन्म लेने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी ने खुद को मुतबादिल सियासी कुव्वत के तौर पर पेश किया। यही वो सियासी पेशरफ्त है जो इंडिया के लिए बुनियादी तशवीश का सबब है। चुनाचे एनसीपी और जमात इस्लामी का इंतखाबी इत्तेहाद एक ऐसे रुझान की अलामत है जिसमें इंडिया को बराह रास्त हदफ बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का माजी इंडिया में पहले ही हसास मौजू रहा है। अब इसी जमात का एक नई नौजवान क़यादत पर मुश्तमिल और अवामी तहरीक से उभरी जमात के साथ इत्तेहाद कायम करना नई दिल्ली में खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। तशवीश सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि जोग्राफियाई भी है। बांग्लादेश इंडिया की 7 शिमाल मशरकी रियासतों के गिर्द एक कुदरती दायरा बनाता है। माजी में इन रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकों और सरहद पार रवाबित के मामलात इंडिया के लिए मुस्तकिल मसला रहे हैं। शेख हसीना के दौर में उन खदशात में कमी आई, मगर हालिया महीनों में सामने आने वाले बयानात ने उन पुराने खदशात को दोबारा जिंदा कर दिया है। एक और पहलू यहां पे सबसे अहम है कि आने वाले इंतखाबात में मुकाबला अब ऐसे इत्तेहादों के दरमियान होता दिखाई दे रहा है जिनका झुकाव मजहबी सियासत की तरफ है। बीएनपी भी माजी की तरह इस्लामी जमातों के साथ खड़ी दिखाई देती है, जिसे बेगम खालिदा जिया की 30 दिसंबर को वफात के बाद हमदर्दी का वोट मिलने का इम्कान भी है। इन हालात में इंडिया के पास बांग्लादेश में कोई वाजे और फितरी सियासी शराकतदार बाकी नहीं रहता। वहां गैर यकीनी कैफियत इंडिया की तशवीश को मजीद गहरा कर देती है। असल मसला शायद
किसी एक जमात या किसी एक इत्तेहाद का नहीं, बल्कि उस सियासी रुझान का है जो बांग्लादेश में उभर रहा है। अगर इंडिया मुखालिफ बयानिया इंतखाबी सियासत में कामयाबी की कुंजी बन जाता है तो आने वाले बरसों में यह रुझान मजीद मजबूत हो जाएगा। यूं बांग्लादेश में जारी सियासी तब्दीलियां इंडिया के लिए महज एक हमसाया मुल्क की सियासत नहीं रहेंगी। यह सूरत हाल उसकी कौमी सलामती के मफादात, इलाकाई असर रसूख और मुस्तकबिल की सिफारतकारी से जुड़ी एक संजीदा आजमाइश बन जाएगा। इसी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, बांग्लादेश में जो बदलता सियासी मंजरनामा है, आप क्या समझती हैं कि नई दिल्ली के लिए वो हसास तरीन क्यों है कि एक उसकी हिमायत याफ्ता हुकूमत या जिसे भारतीय नवाज हुकूमत भी कहा जाता था, उसके खात्मे के बाद नई बनने वाली जो हुकूमत है उससे तहफ़्फ़ुज़ात किस किस्म के हो सकते हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश के लिए भारत और भारत के लिए बांग्लादेश दोनों बहुत ज़रूरी हैं। हम्म। जब मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश के लिए भारत ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश तकरीबन चारों तरफ से, चाहे उसके हम बे ऑफ बंगाल की भी बात कर लें, तो इंडिया ने उसको बुरी तरह से घेरा हुआ है। 3 तरफ से जो उसका लैंड का बॉर्डर है, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, तो उसमें इंडियन टेरिटरी है, और बीच में बांग्लादेश जो है एक तरह से सैंडविच्ड है। सो इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बांग्लादेश में कुछ भी जो हो रहा हो, वो उसके मुकम्मल एतमाद के साथ हो, हम्म। उसकी इरादा इजाज़त के साथ हो, हम्म। और बेहतर ये है कि वही बांग्लादेश की हुकूमत चलाए तो उसके हक में बेहतर हो सकता है। अब ये था कि जब हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक तो अपनी हुकूमत 2 नुकाती उस पे उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। एक तो बोझ पाकिस्तान था, जिसमें वो पाकिस्तान से जो अपनी नाराज़गी थी, जो कि उनके वालिद साहब कब का ख़त्म करके जा चुके थे, और जो इश्यूज़ थे 1971 के, वो पार्डन हो चुके थे, उनको सेटल कर लिया गया था। उनको वो बार-बार कुरेदती थी, और वो इसलिए कुरेदती थी ताकि उसके ज़रिए वो भारत के करीब आएँ, तो ये दूसरा नुक्ता था। और इस नुक्ते के पीछे आज के अगर आप बांग्लादेश में किसी भी बंगाली पर्सन से पूछ लें, तो चाहे वो किसी साइड ऑफ द डिवाइड हो, चाहे वो उनका हमायती क्यों ना हो शेख हसीना का, वो यही हम्म। कहता था कि मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश जो था भारत के कब्ज़े में था, और भारत उसकी ख़ारजा, दिफ़ाई हर तरह की पॉलिसी चला रहा था। और इस वजह से लोगों को जब शेख हसीना का दौर ख़त्म हुआ है, तो जो भारत से खुल के नफ़रत का इज़हार था, वो बड़ा स्पॉन्टेनियस था। इसमें किसी ने वो इज़हार जो था इनकलकेट नहीं किया, हम्म। और उसी इज़हार की राय जो है वो अभी तक लोगों में चल रही है। और लोग ये कहते हैं कि अगर शेख हसीना कुछ ऐसा काम करतीं जो कि बांग्लादेश के पसंद में होता, ना होता, पर अकेला उनका फ़ाल होता, तो हमें कबूल था, पर ये सब का सब वो भारत को और मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए करती थीं। अच्छा सो डॉक्टर इस साहिबा, वजह एक से चीज वो डॉक्टर वतन साहिबा की एक चीज वफ़ाद। बताइए, अगर आप जमात अच्छा, इस्लामी को देखें, जमात इस्लामी का माजी देखें, जी, माजी जी, में उन पे क्या कदगनें लगती रहीं, किस तरीके से फांसियां मिलती रहीं, अब एनसीपी से उनका जी, इत्तेहाद और फिर जी, उनकी मुतवक्के बनने वाली हुकूमत, ये जी। भारत के लिए किस हद तक मुश्किल पैदा कर सकती है? और बांग्लादेश में एक लंबे अरसे तक जब एक भारत नवाज हुकूमत, एक सेकुलर हुकूमत जो है वो राज करती रही है, फिर वहां पे एक मजहबी उनसर वाली हुकूमत अगर आती है तो कितना बड़ा बदलाव होगा? देखिए, भारत में तो अब मज़हबी हुकूमत आ गई, ठीक है? जो मोदी है, हम्म। मोदी अगर चला जाएगा तो कल इससे बुरा ही जो है वेव आएगी, इससे बेहतर की उम्मीद नहीं है। और सही। जितना वो डैमेज कर चुका है, वो अनडू नहीं हो सकता। अब जब बांग्लादेश की बारी आती है, तो चाहे खालिदा ज़िया की पार्टी थी या फिर जमात की पार्टी थी, तो इन दोनों को इसलिए टारगेट किया गया कि एक तो वो शेख हसीना के खिलाफ खड़े होते थे, आवाज़ बुलंद करते थे, और जो पिछले साल जुलाई में सब कुछ हुआ है, जिसमें उन्होंने लातादाद बच्चों को और स्टूडेंट्स को उनका कत्लेआम किया है बेदरेग तरीके से, तो वो भी सिर्फ भारत के पैमा पे था। हम्म। लोग अब ये चाहते हैं कि जब आगे तब्दीली आए, उसमें बांग्लादेश जो कि हमेशा से एक बड़े फ़िरोशियसली इंडिपेंडेंट कौम थी, हम्म। वो अपने आप को मुकम्मल तरीके से पहचान सकें, अपना लोहा मनवा सकें, और भारत की इंटरफेरेंस कम हो। और भारत के लिए अपने इतने स्ट्रैटेजिक विंटेज पॉइंट को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है, जब उनकी फ़ेवरेट एंटिटी शेख हसीना बीच में से निकल गईं, तो वो अब ये कोशिश कर रही हैं कि अव्वल तो शेख हसीना वापस आएँ, और ज़ाहिर है अब ये जो ताज़ा वर्डिक्ट आया था जिसके तहत उनको सज़ा दी गई है और सारा कुछ है, तो वो तो नहीं हो सकता।
तो अब वो ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे पार्टीज हैं या अवामिल हैं जिन पे वो इन्वेस्टमेंट करें तो वो इन्वेस्टमेंट उनकी जो है करामत साबित हो और उसके ज़रिए उनका जो कदम है वो बांग्लादेश में जमा रहे और उसकी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करते रहें। तो अच्छा मौजूदा बांग्लादेश डॉक्टर में साहब जो अगर देखा सेंटिमेंट जाए ये है जो बांग्लादेश की कि जोग्राफी है, आपने इब्तदा के अंदर भी तज़किरा किया कि उसके अतराफ़ में जो उसकी रियासतें हैं वहाँ पे शोरिश वगैरह भी होती है, तो शेख हसीना के दौर में बहुत हद तक उन पे काबू पा ही रखा गया। लेकिन अब अगर हुकूमत तब्दील होती है, नई हुकूमत है, तो वहाँ पे जो बगावत की शोरशें अगर फिर से चलती हैं तो उनको किस तरीके से भारत जो है वो टैकल करेगा और इस पे फिर बांग्लादेश के हवाले से पॉलिसी क्या रखी जाएगी? देखिए, अब तो वो ग्लव्स ऑफ अप्रोच है ना भारत की। हम्म। तो भारत ये चाहेगा कि जो भी सक्सेसर गवर्नमेंट आए बांग्लादेश में तो उसको नाकाम करने के लिए भी वो इन साजिशों को और शोरशों को हवा देगा, खुद हवा देगा, हम्म। ताकि वो एक प्रेशर पॉइंट बने जो है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश की जो फ्यूचर हुक्मरान है उनके लिए गवर्नेंस एक प्रॉब्लम हो। अभी भी वो टाइम टू टाइम इस तरह की हरकत करता है, जो स्टूडेंट लीडर का मर्डर हुआ है और जो चीज़ें हुई हैं, वो उसमें आप ये ना समझें कि भारत का हाथ नहीं है। ना सिर्फ हाथ है बल्कि भारत की कोशिश ये है कि बांग्लादेश इस हद तक डिस्टेबलाइज़ रहे कि कोई भी जो हुकूमत आए वो ताकत के ज़रिए गवर्नेंस ना कर सके। इस वजह से बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ा ही प्रिकेरियस मरहला है क्योंकि जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस साहब की, तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से गवर्नेंस करें और जो इतने सालों में हम्म। बांग्लादेश की बॉडी पॉलिटिक्स को डैमेज पहुंचा है, तो वो डैमेज जो है वो किसी तरह से रिकवर कर सकें और एक ऐसा सिस्टम बना के जाएं जो कि अनब्रीचेबल हो, अच्छा जो डॉक्टर कि साहिबा, इतने अभी कम अरसे खालिदा में जिया की वफात और उनके जनाजे के वक्त जयशंकर का बांग्लादेश में आना, ये क्या मैसेज है? क्या वो रिवाइव करना चाहते हैं अपने ताल्लुकात को? हालांकि खालिदा जिया तो वही रहीं जिनको पाबंदे सलासिल हसीना वाजिद ने रखा और हसीना वाजिद वो हैं जिन्हें इस वक्त पनाह भारत दिए बैठा है। देखिए ताल्लुकात को ये तो नहीं कह रहा कि भारत के साथ बांग्लादेश की दुश्मनी हो, हम्म। एक बैलेंस ताल्लुकात हो। शेख हसीना ने वो बैलेंस बहुत हद तक इरोड कर दिया था। हम्म। बांग्लादेश भी यही चाहता है कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत से वर्किंग रिलेशंस के बियॉन्ड बिगड़ते हैं, तो भारत के पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है। जैसे वो पाकिस्तान में मुकम्मल इन्वेस्ट कर रहा है टेररिज्म के अंदर, तो वो ये टेररिज्म बांग्लादेश में फैला देगा। ठीक है, सो वो ये ठीक। नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ वो हालात हों, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर ये कैपेबिलिटी है मसले को संभालने की, हम्म। तो बांग्लादेश के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो इसलिए चाहते हैं कि चीज़ें मैनेज्ड रहें, बियॉन्ड मैनेजमेंट ना जाएं, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ना जाएं। और अगर जयशंकर आए हैं तो वो भी ये देखना चाह रहे थे कि मेरे आने से किस तरह की मुझे रिएक्शन मिलता है, लोग मुझे किस तरह मिलते हैं, क्या होता है। और बांग्लादेश के लिए भी ये एक टेस्टर था कि अगर भारत की तरफ से कोई फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होता है तो उसको हम किस तरह से लें और क्या करें। सो अगर एक बैलेंस रिलेशनशिप के साथ ये चलते रहेंगे तो हालात ठीक है, बट जहाँ कहीं भारत की इंटरफेरेंस उसके जायज़ हद से आगे बढ़ने लगी तो वो बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक, मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहिबा, एक मुसाफिया हुआ और उस मुसाफिया की तस्वीर जो है वो आपने देखी होगी, अयाज सादिक साहब की और जयशंकर साहब की। जयशंकर साहब की मुसाफिया करने का जो अंदाज है वो माजी में भी आपने देखा होगा कि कैसा था। अब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात बहुत ज़्यादा हुई है कि इस वक्त मुसाफिया करने का अंदाज जो है वो मरऊब होने वाला था और माजी के अंदर जो मुसाफिया था वो दूसरी तरफ रोब डालने वाला था। तो आप क्या समझती हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज किस हद तक असरअंदाज होती है फॉरेन पॉलिसी में? देखिए फॉरेन पॉलिसी में बॉडी लैंग्वेज एक रोल डेफिनेटली रखती है, बट हम्म। सोशल मीडिया की जो एक वेव बन गई है तो उसमें इन चीज़ों को ज़रा ओवर रीड भी किया जाता है। हम्म। ये भी होता है कि मोदी साहब ख़ास तौर पे पाकिस्तान अपना जहाज़ डाइवर्ट करके लाते हैं, दोस्ती करते हैं, शादियां अटेंड करते हैं और जाते हैं और अपने मुल्क में एक धमाका करवा के वो सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तो इन मुसाफिरों से, इन नफ़रत की नज़रों से या खुशी की नज़रों से
बहुत कम फ़र्क पड़ता है। जो उनके अंदर चल रहा है वो उनका चलता रहेगा। हमें एट अ पॉलिसी लेवल इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली रीड करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट्स रिटन ऑन द पेपर, व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट द टाइप ऑफ एक्शन इज़ बीइंग अंडरटेकन। ठीक। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बारी आती है, तो ये भी कहा जाता है कि जी ऊफा समिट में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कितने कदम आगे बढ़े और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई कदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, खड़े रहे नहीं खड़े रहे, दायां हाथ आगे किया कि बायां हाथ आगे किया। यानी सोशल इन मीडिया पे चीज़ों से चलने कोई वाली फ़र्क जो नहीं पड़ता। कॉन्स्पायरेसी थीरीज बस वो हैं पड़ता वो है जी कि वो 2019 फॉरेन पॉलिसी से कश्मीर बेहद में गए। ममासलत नहीं रखती। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश वाला मंजरनामा है, भारत को परेशानी तो हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश ये कतई तौर पे नहीं चाहता कि भारत के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएं। वो बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखना चाहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती दहशतगर्दी, कम होती दहशतगर्दी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ और 2025 की एक वो रिपोर्ट जो सिक्योरिटी को लेके तरतीब दी गई है, उसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी के ग्राफ में हाल के महीनों के दौरान नजर आने वाली कमी ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक वाज़ेह और मरबूत हिकमत अमली का नतीजा है। पाक अफगान सरहद की बंदिश और सरहदी नज़्मो ज़ब्त को सख्त करने के बाद सामने आने वाले एदाद-ओ-शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि रियासती सतह पर इख्तियार की गई हिकमत अमली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में कायम तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS की सालाना रिपोर्ट 2025 की ये बताती है कि नवंबर में अस्करियत पसंदाना हमलों में तकरीबन 9% कमी देखने को मिली और दिसंबर में यह कमी 17% तक पहुंच गई। उसी दौरान शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। नवंबर में तकरीबन 4% और दिसंबर में 19% कमी वाक़ हुई। यह एदाद-ओ-शुमार सिर्फ आदाद नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली की कामयाबी की अक्कासी भी करते हैं, जो दो अहम महाजों खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज और बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर साबित हुई। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि 2025 मजमूई तौर पर रवां दिहाई का सबसे पुरतशद्दुद साल रहा। पिछले 5 वर्षों में तशद्दुद में मुसलसल इजाफा देखा गया। 2021 में 38%, 2022 में 15% से जायद, 2023 में 56%, 2024 में तकरीबन 67% और 2025 में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आदाद-ओ-शुमार मजीद बताते हैं कि 2024 में दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुंसलिक तशद्दुद के नतीजे में 2555 अफराद मारे गए, जबकि 2025 में यह तादाद बढ़ के 3417 हो गई। यानी एक साल में 862 इजाफी जाने जाया हुई। केपी सबसे ज्यादा मुतासिरा सूबा रहा, जहां अमवात 1620 से बढ़ के 2331 हो गई और बलूचिस्तान में भी अमवात 787 से बढ़ के 956 हो गई। ये दादोशुमार ये जाहिर करते हैं कि तशद्दुद के मरकजी महाज शिमाल मगरबी और जनूब मगरबी सरहदी इलाके हैं, जहां मुल्क भर की 96% अमवात और 93% पुरतशद्दुद वाकयात रिकॉर्ड हुए। दूसरी तरफ सरहदी बंदिश के बायस दो तरफा तजारत मफलूज हो चुकी है। तूरखम और चमन जैसे अहम रास्ते बंद हैं और हजारों कंटेनर्स, ट्रक और गाड़ियां सरहद खुलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस ताअत्तुल को कबूल किया और अफगान दरअंदाजी रोकने के लिए किसी भी गैर मशरूत समझौते पर आमादगी नहीं दिखाई, जिससे पाकिस्तान के इस अज़्म का इजहार होता है कि मुल्की सलामती पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूं ये एदाद-ओ-शुमार और हकाइक सिर्फ आदाद नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें मौसर हैं, इक़दामात दुरुस्त समत में हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ये जंग मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। जंग अभी जारी है, लेकिन नताइज ये बताते हैं कि हिकमत अमली काम कर रही है, इक़दामात बर वक्त और मौसर हैं जो मुस्तक़बिल में मुल्क को तशद्दुद के खतरात से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। इसी बारे में के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तहसीलकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, शिद्दत पसंदी में जो कमी हुई है और हालिया कमी में आप सरहदी बंदिश की पॉलिसी को देखते हैं या फिर उसकी कुछ और वजूहात देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। ऐसे आपने अर्ज किया कि उस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उसमें एक तो ये चीज़ सामने है कि आपने जो मई के बाद का जो डाटा है और जिसमें जब पाकिस्तान और भारत की एक स्टैंड ऑफ हुआ था और उस स्टैंड ऑफ के दरमियान जो है वो जो अफगान दहशतगर्दी उस वक्त भी बंद हो गई थी। दूसरा उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जब पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड पे पाबंदी आयद की और ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए आपने खुद बताया कि कितने सारे तजारती
नुकसान पाकिस्तान को भी है, तजारती नुकसान अफगानिस्तान को भी है, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इसके अलावा पाकिस्तान के थ्रू बिजनेस करते हैं, क्योंकि ट्रांजिट ट्रेड में जो चीज़ भी कराची में आती है वहाँ से चलती है तो अफगानिस्तान के जरिए, तोरखम के जरिए, गुलाम खान के जरिए या चमन के जरिए क्रॉस ओवर करती है। अभी इसके साथ साथ आपने देखा दूसरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट वो ये है कि काइनेटिक ऑपरेशन जो पाकिस्तान कर रहा था या जितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा था, उनके अंदर भी उनकी जो कंडक्ट था और उनकी जो इंटेंसिटी थी और उनका जो वॉल्यूम था उसको भी रेस किया गया। तीसरी चीज जो है कि अब पाकिस्तान ने टेक्निकल सर्वेलेंस और क्वाडकॉप्टर्स और इन चीजों का भी इस्तेमाल शुरू किया है, और उसके जरिए जो है आप जो दहशतगर्द हैं उनकी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। जिस तरह आपने देखा परसों भी खुर्रम के अंदर कोई 40 लोगों की एक तश्कील थी जो अंदर आ रही थी पाकिस्तान के, और उसको राइट ऑन दी बॉर्डर जो है हिट किया गया, जिसमें 20 जख्मी थे और उसमें से कोई 13 जो है वो 20 मारे जहन्नुम वासिल हो गए थे, 13 जख्मी थे। उसके साथ साथ टांक में भी एक ऑपरेशन हुआ, उस साथ आप देखना पंजगूर में भी ऑपरेशन हुआ, और अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 15 दिन की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज करके हथियार लेके चलने पे पाबंदी लगा दी गई है, और साथ पंजगोर में भी एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, और बलूचिस्तान कोयटा और उसकी सराउंडिंग में भी जोब और डीआई खान के इलाके में और डीआई खान के ऊपर वाले इलाके में जहाँ वहाँ भी एक ऑपरेशन जो है वो जो है शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ बाजोड़ के अंदर जो एक जरगा बैठा है और उस जरगे ने जो दहशतगर्द वहां के बैठे हुए थे उनको कॉशन किया कि जी आप हमारे यहाँ से निकल जाएं, और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बता दिया जरगे को कि अगर ये लोग नहीं निकलेंगे तो फिर एक हम ऑपरेशन करेंगे। तिरा में भी इसी किस्म के ऑपरेशन की एक जो है वो खबर आ रही है। तो ये जो उन चीजों के साथ जो आपने पॉइंट आउट की ट्रेड की बंदिश से, या अब अगर हम उसको उस हिसाब से देखेंगे, पाकिस्तान इंडिया का जब स्टैंड ऑफ था उस वक्त दहशतगर्दी की वारदातें नहीं हो रही थी, उसके फौरन बाद आपने देखा था कि पाकिस्तान की वेस्टर्न सरहद पे जो है अफगानिस्तान ने इंडिया के कहने पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स ने फायर किया था, तो हमने रिस्पॉन्ड किया। अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इस दफा वो रिस्पांस नहीं था जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले या 2000। अच्छा सर, एक चीज समझाइए सर कि अगर ये रिस्पॉन्ड तो है हमारा अंदरूनी सतह पे, दूसरी सतह पे हमें एक गारंटी चाहिए अफगानिस्तान से कि वो दरअंदाजियां रोकें, तो आपको ये सरहद कब तक बंद रहती दिखाई देती है और कब तक अफगानिस्तान से सिक्योरिटी गारंटी आती दिखाई देती है? अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी गारंटी तो आपको देनी नहीं है अभी तक तो कोई इसकी इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे। हालांकि कल अमीर मुत्तकी की भी एक स्टेटमेंट थी, सिराजुद्दीन हक्कानी की भी एक स्टेटमेंट थी, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो लीडरशिप बैठी हुई है, जो बुनियादी तौर पे जितने वो अफगानिस्तान के अंदर वो पीपल इलेक्टेड तो है नहीं, वो बुनियादी तौर पे तो फोर्स्ड लीडरशिप है। दे आर नार्को स्मगलर्स, वो ड्रग स्मगलर्स हैं जो आके ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, और उनका जिस तरह इंडिकेशन, जिस तरह कोऑपरेशन चल रही है इजराइल के साथ और इंडिया के साथ, और इंडिया और इजराइल उनको जिस तरह डायरेक्शन दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपने जो है वो किसी भी तरीके से किसी मायदे पर राजी नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर यह जिस वक्त तक गारंटी उनकी तरफ से नहीं आती कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। हालांकि वहाँ पे जो 1000 उलमा का इजलास हुआ था काबुल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी ये कहा था कि जब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी 29 दिसंबर को एक इजलास हुआ था जिसने डिमांड किया था अफगानिस्तान से कि जो आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उसको आप रोकें। लेकिन आज की तारीख तक अगर आप देखेंगे तो बावजूद इसके कि वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर से थोड़ी अमीर मुत्तकी की और बाकी की ऐसी इंडिकेशंस आई है जहाँ वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्टांस ये कि अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले ये इंश्योर कराएं कि आपके अंदर से जो 33 दहशतगर्द तंजीमें जिनको आप पाल रहे हैं, जिनको आप फाइनेंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट करने से बाज आए, जिसको फितना ख्वारिज को और फितना 100% अफगानिस्तान की हुकूमत की गाइडेंस भी हासिल है, सपोर्ट भी हासिल है, और वो उनको वो हथियार जो अमेरिकन। अच्छा सर, एक चीज मुझे एक सवाल सर, एक आखिरी सवाल, वो ये कि हमने अंदरूनी तौर पे ऑपरेशन किए, बेशुमार लोगों को निशाना बनाया है और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर बनाया, लेकिन इसके नताइज क्या रहेंगे? ये वो स्लीपर सेल्स हैं जो पहले से मौजूद थे, जिनकी निशानदही होती रही,
या अब निशानदही हो रही है, इसके नताइज क्या निकलेंगे और ये बात किस तरीके से इंश्योर की जा सकती है कि स्लीपर सेल्स जो हैं उनका खात्मा मुकम्मल तौर पे हो चुका है या उनके सहूलतकारों का? नहीं, ये तो मुकम्मल तौर पे तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं हुआ। उनके स्लीपर सेल्स इसलिए मौजूद हैं कि अभी तक अफगान बहादरीन जिनको हमने बाहर निकालना था वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके 100% एक्सपल्शन नहीं हुई है और अब तो सरहद भी रुक गई है, तो वैसे भी लोग नहीं जा रहे। तो जितने स्लीपर सेल्स थे, और आपने देखा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के लिए आए हैं उसमें से कितने 269 अफगान शहरी तो आइडेंटिफाई हो चुके थे 2 महीने पहले तक। इसके बाद जो ऑपरेशन हुए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कुर्रम जो परसों तश्कील हिट हुई है उसके अंदर भी कह रहे हैं कि 10 के करीब अफगान शहरी मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि स्लीपर सेल्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, फैसिलिटेटर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हम काइनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन पे तो फौज का पूरा, सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा जोर है, लेकिन इसके अंदर साथ साथ जो है हमें ये एक पीपल्स वॉर है, लोगों की जंग है, जैसे आपने केपीके में बताया, जैसे आपने बलूचिस्तान में बताया। तो वहां पे जो आपके वहां के केपीके में अगर आप जाएं तो मिशरान को, जरगे को और बड़े वहां के वज़ाइर हैं उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, जिनके जरिए आप ये मैसेज जो है लोगों तक कन्वे करें और वहां पे लोग जो स्लीपर सेल के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की जो चीज है उसकी मदद मिले, क्योंकि और उसके साथ कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर जरगे को बुलाया है बाजोड़ में और उसके जरिए मैसेज भेजा है कि ये दहशतगर्द यहाँ से निकल जाएं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी कोई, जब लोकल्स वहां पे हथियार उठा लेंगे। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे केपी के इलाके में लोकल ट्राइब्स ने भी उनके खिलाफ हथियार उठा के उनको कहा कि आप हमारे इलाके से निकल जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम ऑपरेशन के साथ साथ हमें वहां पे केपीके में खास तौर पे इवन बलूचिस्तान के जो फॉर फ्लंग एरियाज हैं वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके, मिशरान के साथ मिलके, जिरगास के साथ मिलके उनको भी अपने ऑपरेशन में, अपने नैरेटिव में और अपने मैसेज कन्वे में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक ऑपरेशन तो चलते रहेंगे। अभी जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में अगर 15 दिन का इमरजेंसी है और कर्फ्यू इम्पोज होगा या सेक्शन 44 लगा दी गई है, तो इसका रिजल्ट तो आएगा और उसमें वो जरूर हेल्प ये भी होगी कि जो लोग पब्लिक के रूप में आके दहशतगर्दी करते हैं, यानी एक ट्रैफिक चल रही है उसमें एक आदमी आके दहशतगर्दी की वारदात है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करना उस वक्त तक मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में आप किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सॉफ्टवेयर टारगेट्स होते हैं जिनको वेट करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें उन इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है और ये लोगों के साथ मिलकर जंग लड़ना, पब्लिक के साथ मिलकर जंग लड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि जितने लोगों के साथ मिलकर जंग लड़ने की जरूरत होती है। जिस तरीके से जरगे को इन्वॉल्व किया गया, अच्छा तरीका कार था और इसे आगे बढ़ाया जाता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।